सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको मस्जिद में मंदिर वाला कलेश दिखाएंगे, जिसकी नई लोकेशन है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़। दावा कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद नहीं बल्कि शिव मंदिर है। अब इस पर मौलाना और संतों के बीच शुरू हुए संवाद का तापमान कितना ज्यादा है और उस मस्जिद के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें 500 किलोग्राम सोने का दावा किया जाता है, ये भी बताएंगे। फिर आपका दिल्ली में शीश महल बनाम राजमहल वाली राजनीतिक लड़ाई दिखाएंगे, जिसका नया एपिसोड आज सड़कों पर रिलीज किया गया। साथ ही दिल्ली की सियासी डिक्शनरी बांग्लादेशी और महाठग जैसे शब्द भी इसमें ट्रेंड कर रहे हैं। इस पर हमने प्योर पॉलिटिकल कुंजी तैयार की है। आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर पहली प्रतिक्रिया दी और उनके शब्दों को शर्मनाक और बेहुदा बताया। प्रियंका ने कहा कि ऐसी फिजूल की बातों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में मुद्दों की बात होनी चाहिए। रमेश बिधूड़ी ने सड़कों को लेकर प्रियंका गांधी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वैसे आज दिल्ली से कांग्रेस के लिए भी एक झटके की खबर है, जिसमें इंडिया गठबंधन में फूट वाले संकेत हैं। दरअसल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के साथ अब उद्धव ठाकरे ने भी ये ऐलान किया है कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन करेंगे। इस पर केजरीवाल ने ममता को धन्यवाद कहा है। एक बड़ी खबर यह भी है कि बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द किए जाने के बाद भारत सरकार ने उनका वीजा बढ़ा दिया है। इससे साफ हो गया है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं करेगा। ये बांग्लादेश को भारत का कड़ा संदेश है। आज एक देश एक चुनाव विधेयक पर जेपीसी की पहली बैठक भी हुई, जिसमें बीजेपी के सदस्यों ने प्रस्ताव की तारीफ की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इसकी आलोचना की। समिति में शामिल प्रियंका गांधी ने खर्च को लेकर सरकार से सवाल किया और पूछा ये कम पैसे से कैसे होगा। और टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो एंड 5 एडिटर में योग गुरु रामदेव ने मंदिर मस्जिद कलेश पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर सहमति जताई है, जिन्होंने ये कहा था कि मस्जिदों में मंदिर की खोज बंद होनी चाहिए। रामदेव ने कहा कि मोहन भागवत बड़े विचारक हैं और उनका बयान राष्ट्रीय एकता के नजरिए से सही है। आज हम सत्ता की शुरुआत ऐसे मंदिर मस्जिद कलेश से करने जा रहे हैं, जिसका नया एपिसोड उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रिलीज किया गया है और विवाद का केंद्र है अलीगढ़ की मशहूर जामा मस्जिद। इस मस्जिद में मंदिर वाली खोज से जुड़ी याचिका के कोर्ट में स्वीकार किए जाने के बाद अब मौलाना और संतों के संवाद का तापमान अचानक से बहुत ज्यादा हो गया है और इसकी गर्मी पूरे देश में महसूस की जा रही है। अलीगढ़ की इस जामा मस्जिद में अब महादेव वाला दावा किया गया है, लेकिन सच क्या है, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। एक याचिका के बाद सवाल है कि जिस जामा मस्जिद में 500 किलोग्राम सोने का दावा किया जाता है, क्या वो एक शिव मंदिर है? जिस मस्जिद में सोना ही सोना है, क्या उसे भगवान शिव के मंदिर तोड़कर बनाया गया है? एक ऐसी मस्जिद जिसमें सोने के 17 गुंबद बताए जाते हैं, क्या वो हिंदुओं का बालाए किला है? आज संभल, अजमेर और बदायूं के बाद अलीगढ़ पहुंचे मस्जिद में मंदिर वाले इसी रण पर हमने सत्ता की ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई और अब इसमें आगे क्या होने वाला है। भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम की जिस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया है, उसमें यह दावा किया गया है कि शिव मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद खड़ी की गई है। याचिका में मस्जिद के अंदर बौद्ध स्तूप और जैन मंदिर होने की भी दलील दी गई है। यह कहा गया है कि ऊपरकोट इलाके में जामा मस्जिद नहीं, हिंदू राजाओं का किला था, लेकिन कुछ लोगों ने जबरदस्ती इसमें जामा मस्जिद को स्थापित कर दिया। मस्जिद को बनाने के लिए बाकायदा फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए गए। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने जामा मस्जिद पर पुरातत्व विभाग से भी जानकारी मांगी, जिस पर पुरातत्व विभाग ने भी जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने की बात कही है। इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। अब याचिका पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है, लेकिन उससे पहले यूपी में शुरू हुए इस मंदिर मस्जिद कलेश पर मौलाना और संत भिड़ गए हैं। हिंदू पक्ष का तर्क है कि जामा मस्जिद की जगह शिव मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाला ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है। हिंदू पक्ष के अनुसार मस्जिद के पास स्तंभ पर ओम के निशान है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि मकसद माहौल को खराब करना है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद हिंदुओं का बालाए किला है, जबकि मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि ये सब कुछ सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है। पहले हम आपको इस पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर उस मस्जिद में लेकर चलेंगे जहां 500 किलोग्राम सोने का दावा किया जाता है।
माननीय न्यायालय अलीगढ़ सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब उसमें याचिका में इनको बेदखल करने की मांग की है, क्योंकि ये सनातन का बालाई किला एक शंकर भगवान का मंदिर, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध भगवान का भी वहाँ मंदिर है, जैन भगवान का भी मंदिर है। इसे आज़ाद करने के लिए इनको यहाँ से हटाया जाए और उसे शंकर भगवान के बौद्ध स्तूप किले को अपने स्वरूप में ला करके राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। ये तमाम चीज़ें एक सुनियोजित साजिश के तहत की जा रही हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी ताकतें मुलव्विस हैं, जो ये नहीं चाहती हैं कि मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब बाकी रहे, मुल्क का धार्मिक सौहार्द बाकी रहे और मुल्क इसी तरह से फलता फूलता रहे। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी इस ताल्लुक से आ चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के लिए न तो सुप्रीम कोर्ट के कोई माने हैं, न हमारे मुल्क के आइन और हमारे मुल्क के कानून के कोई माने हैं। तो ये अलीगढ़ की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाएंगे आपको मंदिरों की मस्जिद मिलेगी। तो इसमें पूरे भारत में सब जानते हैं इन लोगों ने हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमारी यही मांग है कि जितने भी मंदिर है, जिनकी मस्जिदें बनी है, उनको हिंदुओं को वापस किया जाए। इस समय जो सनातन धर्म है उसकी जो शक्तियाँ हैं वो आकाश और पृथ्वी के बीच में जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं और जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो सब जागृत हो गई हैं। तो जब वो जागृत हो गई हैं तो उनकी अनुभूति होने लगी है, तो अनुभूति होने से उनका प्राकट्य होने लगा है। तो वो जहाँ जहाँ प्राकट्य हो रही हैं वहाँ वहाँ उनके मंदिर बनने अति आवश्यक है। जहाँ जहाँ हमारे मंदिरों पे अटैक किया गया है, ध्वस्त किया गया है, वो सब सामने उजागर होएगा और कोर्ट के द्वारा उसका निर्णय आएगा, सर्वे होएगा। जहाँ जहाँ हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया है उन सब को इतिहास के रूप में आगे आने वाली पीढ़ी को भी है जो ज्ञात होगा कि इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म पे अटैक किया गया था। वैसे अलीगढ़ की जिस जामा मस्जिद के अंदर शिव मंदिर और बौद्ध स्तूप का दावा किया गया है, उस पर आज हमें एक बहुत दिलचस्प जानकारी मिली है। ये जामा मस्जिद अलीगढ़ में ऊपरकोट इलाके में मौजूद है। ये मस्जिद दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना होने के कारण मशहूर है। दावा किया जाता है कि इसके गुंबद पर करीब 500 किलो सोना लगा हुआ है। दावे के अनुसार मस्जिद के 17 गुंबद सोने से बने हुए हैं और ये इतनी बड़ी मस्जिद है कि एक साथ 5000 लोग इसमें नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद के गेट और चारों कोनों पर भी छोटी छोटी मीनारें बनी हैं। इसे लेकर यह भी दावा है कि मस्जिद में 1857 की क्रांति के 73 शहीदों की कब्र है। इसीलिए जामा मस्जिद को गंजे शहीदान भी कहा जाता है। आज जब हमने अलीगढ़ की इस जामा मस्जिद पर रिसर्च की तो इतिहास से जुड़ी जो जानकारी मिली उस पर ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी आइए खोल देते हैं। दावे के अनुसार मोहम्मद शाह के मुगल शासनकाल के दौरान इस मस्जिद का निर्माण किया गया। कोल, जो कि जब अलीगढ़ है, उसके गवर्नर साबित खान जंगे बहादुर ने 1724 में मस्जिद बनवाई। इसे तैयार होने में 4 वर्ष का समय लगा और ये वर्ष 1728 में बनकर तैयार हुई। मस्जिद में अवधी और मुगल कालीन वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है और ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद को ताजमहल बनाने वाले मुख्य इंजीनियर अबू ईसा अफंदी के पोते ने तैयार किया। आज हमने इस जामा मस्जिद में शिव मंदिर वाले इस दावे पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहासकारों से भी बात की। उन्हें भी सुनना जरूरी है। कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है इसका इतिहास। सल्तनत काल में इसका निर्माण हुआ था पहली बार। जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलीगढ़ को जीता था तो उन्होंने उसके खुशी में यहाँ पे उन्होंने अपर फोर्ट के इलाके में जो है इस मस्जिद का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश भी उसका निर्माण कराया, फिर नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान थे उन्होंने करवाया और फिर उसके बाद जो है इब्राहिम लोदी का दौर आया। इब्राहिम लोदी के दौर में भी उसका निर्माण हुआ है। चूँकि इब्राहिम लोदी यहाँ आगरे में रहते थे तो उन्होंने यहाँ नज़दीक में उसको ये पा करके उसका निर्माण करवाया और सबसे लास्ट में आके वो अच्छे कंडीशन में नहीं रह गया था तो उसको फिर मोहम्मद शाह के पीरियड में, जो मुगल कालीन 8वीं सदी के बादशाह हैं, उसके काल में इसका फाइनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। वैसे आपको याद होगा, ऐसे विवादों पर कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मंदिर मस्जिद विवाद पर निचली अदालतों को कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस पर चिंता जताई थी और ये कहा था कि मस्जिदों में मंदिर वाली खोज बंद होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये खोज नॉन स्टॉप जारी है। वैसे आज TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो एंड 5 एडिटर में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी मोहन भागवत के विचारों पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि भागवत का बयान राष्ट्रीय एकता के नजरिए से सही बयान है। क्या स्वामी रामदेव संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान से सहमत हैं कि देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जाना चाहिए? देखिए, मोहन जी बहुत बड़े विचारक हैं और आरएसएस एक बहुत गंभीर संस्था है, राष्ट्रवादी संस्था है। और लोग तो अभी तक तो यही आरोप लगाते थे कि ये तो मुसलमानों को टारगेट पे लेते हैं। उन्होंने जो बात कही है कि भाई जो कुछ बड़े हमारे तीर्थ हैं, बड़े देवस्थान हैं, उनको छोड़ करके बाकी हर जगह आप मंदिर मस्जिद करेंगे तो देश में जो सद्भावना का माहौल है वो बिगड़ेगा। तो मोहन जी ने जो बात कही है वो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता की दृष्टि से ठीक है। जहाँ तक रहा प्रश्न हमारे मंदिरों की अस्मिता का और आक्रांताओं ने जो हमारे मंदिर तोड़े, वो भी एक सच्चाई है। लेकिन मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, उनकी मनसा एकदम ठीक है। कुछ लोगों ने उसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा। और अब ग्लोबल सत्ता की बात करते हैं। आज जहां आपको चीन के विस्तारवादी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के कब्जाधारी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद इस लीग में नए नए शामिल हुए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रेटर अमेरिका वाले प्लान के बारे में बताएंगे, जिसमें कनाडा पर उनकी विशेष कृपा बरस रही है। ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसे ग्लोबल सत्ता की इस खबर में सवाल यह है कि क्या दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा विश्व के मानचित्र से गायब हो जाएगा? क्या कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा और अमेरिका रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का क्या सबसे बड़ा देश बन जाएगा? इन सवालों के पीछे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक मैप शेयर किया है, जिसमें वो कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बता रहे हैं और कनाडा और अमेरिका को मिलाकर एक देश दिखा रहे हैं। इस पूरे मैप पर अमेरिका का झंडा लगा हुआ है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ओ कनाडा। इस मैप के बाद दुनिया भर की नजर ट्रंप के अगले एक्शन पर है और सवाल यह है कि 4 करोड़ की आबादी वाले 2.14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा का अमेरिका में क्या विलय हो जाएगा? हमने इस पर ग्लोबल सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिससे आपको ये पूरी खबर पूरी तरह से समझ आएगी। दरअसल अमेरिकी चुनाव खत्म होने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कामों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। उनके एजेंडे में एक प्रमुख काम कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना है। इसको लेकर वो कई बार जिक्र कर चुके हैं। अब उन्होंने मैप जारी किया है, जिस पर कनाडाई नेताओं और जनता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अगर ट्रंप की इच्छा में मैप को देखें और दोनों देशों के विलय की बात करें तो कनाडा का क्षेत्रफल 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और अमेरिका का 98 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर दोनों देश मिल जाते हैं तो क्षेत्रफल 197.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जिससे अमेरिका दुनिया में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश बन जाएगा। कनाडा की आबादी 4 करोड़ के करीब है और अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है। दोनों को मिलाकर कुल आबादी 37 करोड़ हो जाएगी। वैसे ट्रंप का प्लान इससे आगे का है। अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा नहर मिलाकर ग्रेटर अमेरिका बनाएंगे और ग्रेटर अमेरिका का क्षेत्रफल 2 करोड़ 19 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतने एक्टिव हैं कि कल उन्होंने अपने बेटे जूनियर ट्रंप को ग्रीनलैंड की राजधानी नूक भेज दिया। जूनियर ट्रंप का विमान वहां उतरा, वहां वो लोगों से मिले, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचाई। ग्रीनलैंड एक बर्फीली जगह है जहां करीब 57,000 लोग रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की दौड़ के दौरान ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की इच्छा जताई थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ग्रीनलैंड एक अद्भुत जगह है। यदि ये हमारे देश का हिस्सा बनता है तो यहाँ के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। हमें इसे सुरक्षित रखेंगे और दुनिया से इसे बचाएंगे भी।
वैसे अमेरिका चाहे तो 2 घंटे में ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है। ग्रीनलैंड में अमेरिका की सेना मौजूद है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का तुले एयरबेस है, जहां 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। यदि अमेरिका ग्रीनलैंड को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहे तो सैन्य कार्रवाई के जरिए ऐसा कर भी सकता है। वैसे ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और डेनमार्क ने एक समझौता किया था। तब से यही लागू था, लेकिन अब ट्रंप महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। हालांकि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री मुते बॉयडे ने कहा है कि ट्रंप की योजना कभी न पूरा होने वाला सपना है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही ग्रेटर अमेरिका और कनाडा का अमेरिका में विलय का रोमांचित करने वाला सपना देखें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है और इसका ट्रेलर कनाडा से दिखने भी लगा है। कनाडा के प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का ऐलान कर चुके जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रूडो ने साफ शब्दों में यह कहा है कि कनाडा के अमेरिका का हिस्सा बनने की कोई संभावना नहीं है। कनाडा एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है और वो ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भी ट्रंप के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को कनाडा की ताकत और स्वतंत्रता की पूरी समझ नहीं है। कनाडा कभी भी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। सिर्फ सरकारी पक्ष ही नहीं, बल्कि कनाडा के नेता विपक्ष पियर पॉलिवेयर ने ट्रंप के प्रस्ताव की निंदा की है और ये कहा है कि कनाडा एक महान और स्वतंत्र देश है और अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त भी है, लेकिन यह प्रस्ताव उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि जब कनाडा अमेरिका में खुद का विलय करना ही नहीं चाहता है तो ट्रंप ये करेंगे कैसे? किसी देश पर कब्जा करने के 2 ही तरीके होते हैं। पहला, सैन्य ताकत से कब्जा किया जाए। दूसरा, दोनों देशों की सरकार और जनता अगला विलय चाहें तो ऐसा संभव है, लेकिन ये होता हुआ नहीं दिख रहा है और सैन्य ताकत के बल पर कब्जे की संभावना को खुद ट्रंप खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कनाडा को 51वां राज्य बनाने के लिए मिलिट्री फोर्स नहीं, बल्कि इकोनॉमिक फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि ट्रंप किस इकोनॉमिक फोर्स की बात कर रहे हैं। दरअसल कनाडा अमेरिका पर पूरी तरह से आश्रित है। कनाडा में जो भी सामान बनता है उसका ज्यादातर हिस्सा अमेरिका को भेजा जाता है, जबकि कनाडा को अमेरिकी निर्यात बेहद कम है। इससे हर वर्ष अमेरिका को भारी नुकसान होता है। अगर आंकड़ों से समझें तो अमेरिका कनाडा को हर वर्ष 200 अरब डॉलर की सब्सिडी देता है। कनाडा के साथ व्यापार में अमेरिका को 2023 में 40.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। 2023 में दोनों देशों की सीमाओं से रोजाना 2.5 अरब डॉलर का व्यापार होता है। अमेरिका कनाडा से हर रोज 40 लाख बैरल से अधिक क्रूड ऑयल खरीदता है। इससे कनाडा को भारी मुनाफा होता है। कनाडा अपने निर्यात का 75% हिस्सा अमेरिका को भेजता है। एक तरह से कहा जाए तो कनाडा अमेरिका पर आश्रित है काफी हद तक। अमेरिका को कनाडा पर काफी खर्च करना पड़ता है और ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं है। कनाडा को 51वां राज्य बनाने के मुद्दे पर ट्रंप कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर लगातार हमला करते रहे। स्थिति खराब होते देखकर ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब आगे ट्रंप इस प्लान पर और आक्रामक हो सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रूडो को देखिए, ये कुछ वक्त पहले तक भारत को तोड़ने का प्लान बनाने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों की आवाज बने हुए थे और आज जब इनके अपने देश पर खतरा आया है तो इस्तीफा देकर किनारे हो रहे हैं। एक कहावत है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उस गड्ढे में गिरता है। आज ट्रूडो की स्थिति ठीक वैसी ही है। वो भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वालों का साथ दे रहे थे, लेकिन संकट यह है कि कनाडा अब खुद विश्व मानचित्र से ही गायब होने का खतरा झेल रहा है। ग्लोबल सत्ता के बाद लोकल सत्ता की भी बात कर लेते हैं, जिसमें दिल्ली चुनाव को लेकर काफी एक्शन है, राजनीतिक ड्रामा है और आरोपों वाले डायलॉग भी हैं। आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आप के शीश महल और बीजेपी के राजमहल वाली टक्कर हुई। बीजेपी के सीएम आवास पर आपको घेर रही थी, तो आज उस पर सच दिखाने के लिए आपके सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज बुधवार को मीडिया को लेकर सीएम हाउस दिखाने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। संजय सिंह की पुलिस के साथ बहस भी हुई। दोनों नेता आप समर्थकों के साथ कुछ देर वहीं बैठ गए। इसके बाद वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए प्रधानमंत्री आवास की ओर निकले। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही वापस भेज दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि सीएम हाउस में सोने का टॉयलेट लगाया गया है। हम सोने का टॉयलेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास जा रहे थे। बीजेपी ने इसे राजनीतिक ड्रामा कहा है।
संजय सिंह जी कहाँ तक हैं? चल रहे प्रधानमंत्री जी के आवाज पे। शीश महल विवाद, जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा बन गया है, उसी को देखते हुए आज हलचल यहां देखने को मिली अरविंद केजरीवाल के पूर्व निवास के आगे, जब संजय सिंह के साथ साथ सौरभ भारद्वाज आज यहां पर अंदर जाने की कोशिश करते नजर आए। किस कानून का उल्लंघन कर रहे हो बताइए ना। अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। आप कौन है? इसलिए आप कौन है? क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की, है? क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? और तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक होंडा प्रदर्शन है, जो आम आदमी पार्टी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप। हमने कहा चलिए और देखते हैं कहाँ है सोने का टॉयलेट, कहाँ है मिनी बार, कहाँ है स्विमिंग पूल। आपने देख लिया, सिर्फ 2 लोगों के लिए वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? अंदर अभी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। ये चाबी भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। इस देश में ऐसे उदाहरण मिले हैं जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास में से कुछ उठाया या उखाड़ा गया है। तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप कुछ उठाने या उखाड़ने की फिराक में तो जबरन घुसने की ये घबराहट, बौखलाहट या खिसियाहट तो नहीं दिखा रहे? ये ड्रामेबाजी लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में चलती रहती है और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की एक और कोशिश है। ये रिमाइंडर उन सड़क हादसों से जुड़ा है जिसमें भारत में हर 1 घंटे में 17 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से ज्यादातर वो लोग होते हैं जिन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिलता या हादसे का गुनाहगार उन्हें मौके पर तड़पता हुआ छोड़कर भाग जाते हैं। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन्हीं सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है और वो है कैशलेस ट्रीटमेंट का। अब सरकार रोड एक्सीडेंट के पीड़ितों का 1.5 लाख रुपए के इलाज तक का खर्च उठाएगी। हादसे के बाद 7 दिन तक पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के पात्र होंगे। हालांकि इसमें यह भी जरूरी है कि दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस को इसकी सूचना दी गई हो। इसके अलावा हिट एंड रन केस के भी पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। सरकार ने असम, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था और मार्च तक कैशलेस ट्रीटमेंट वाली ये योजना पूरे देश में लागू हो सकती है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की होगी और एक खास रिमाइंडर ये भी है कि ये स्कीम हर तरह की सड़कों पर होने वाले हादसों को कवर करेगी। एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बाद में हीट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। और सत्ता में अब बात करते हैं अमेरिका की उस आग की जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। कैलिफोर्निया में जंगल की आग तेजी से बढ़ रही है। अब तक की जानकारी के अनुसार 30,000 लोगों को घर छोड़कर कहीं दूर जाने के लिए कहा गया है। जंगल किस तरह ज्वलनशील हो चुके हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
बड़े बड़े पेड़ों में आग लगी हुई है। जंगल में मौजूद घर आग की चपेट में है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने आपातकाल की घोषणा की है। ये आग अब तक 1260 एकड़ के क्षेत्र में फैल चुकी है। और सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसी चोरी की जो अपने आप में अनोखी और अजूबा है। आपने चोरी की कई खबरें सुनी होंगी, लेकिन चोरों की ऐसी हिमाकत, चोरी के लिए ऐसा इंतजाम आपने शायद ही कभी सुना होगा। इसीलिए इस पूरी खबर को देखने के बाद आपकी जुबान से एक ही वाक्य आएगा, ऐसा भी हो सकता है क्या। ये राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले की घटना है, जहां कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि तेल पाइपलाइन से सुरंग के जरिए तेल की चोरी हो रही थी। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए आखिर कैसे इस चोरी को अंजाम दिया गया। इस अनोखी चोरी के अनोखे तरीके की चर्चा हर जगह हो रही है। चोरों ने सबसे पहले एक खेत किराए पर लिया, उसके बाद खेत में बाउंड्री बनाई, उस जगह 2 कमरे बनवाए, एक कमरे से तेल पाइपलाइन तक पक्की सुरंग बनवाई। ये सुरंग 100 मीटर लंबी, 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी थी। सुरंग बनाने के बाद इंडियन क्रूड ऑयल पाइपलाइन में वॉल्व लगाया। वॉल्व के जरिए तेल की चोरी की गई। सोचिए कैसे सुनियोजित तरीके से ये चोरी हुई। ये सब कुछ किया गया दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर में टोल प्लाजा पर। चोरी लगातार तेल की हो रही थी। किराए पर लिए गए खेत से इंडियन क्रूड ऑयल की सप्लाई पाइपलाइन जो गुजरात से हरियाणा के पानीपत जा रही है, वहां से चोरी की जा रही थी। जब 26 दिसंबर को तेल सप्लाई स्तर में कमी का शक हुआ तो मामले की जांच की गई। 6 जनवरी को पुलिस तक ये मामला पहुंचा, केस दर्ज किया गया। पुलिस को उस जगह से चोरी में इस्तेमाल वॉल्व और खाली ड्रम मिले। आप कुछ सेकंड की न्यूज रील में जानिए कैसे क्रूड ऑयल की चोरी की जा रही थी। इन्होंने एक कोई मीना है, उसका एक खेत है, उसमें 1 बीघा किराए पर लेकर के और कोई इकरारनामा टाइप किया इन्होंने। और उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बना के एक ये रूम बनाया, 2 उधर रूम बनाए और एक रूम के अंदर इन्होंने एक सुरंग बनाई है करीब 100 मीटर लंबी। और उसमें से पाइपलाइन लेकर के और इनकी जो मूलरा पानीपत पाइपलाइन है उसको कनेक्ट करके बाल्व लगा करके और उन्होंने तेल चोरी किया है। कबाड़े का काम शुरू करने के बहाने से इसने मकान लिया है, ये ज़मीन किराए पे लिए और उसके बाद इन्होंने लगातार यहाँ से तेल चोरी का किया है। और तेल चोरी हुआ है यहाँ से और बड़ा हाईटेक तरीके से किया है। इन्होंने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, 4-5 सीसीटीवी कैमरे, जिससे कि कोई 200-400 मीटर से भी अगर कोई आता हुआ हो तो उनको दिख जाए। और सबसे बड़ी बात है, जो ये कैमरे हैं इनको ऑनलाइन इन्होंने और कनेक्ट किया है, या तो किसी मोबाइल से होगा या किसी और इक्विपमेंट में होगा। तो जैसे ही यहाँ किसी की हरकत होती है तो उन लोगों को पता चल जाता है। जब आयु की यहाँ टीम आई थी तो अभी यहाँ किसी को उसकी भनक लगती है और 2 बंदे यहाँ आए थे इसको देखने के लिए कि ये लोग क्यों आए। तो ये बड़ा हाईटेक मामला है और सुरंग बना करके और उन्होंने तेल चोरी की है। अभी इसका मौका देखा, FSL टीम आ गई, MOV टीम आ गई और सबसे बारीकी से घटना का निरीक्षण करा करके और यहाँ जो अलामात हैं इनको भी जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेल तस्कर दूर बैठकर मोबाइल से हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे से ऑपरेट कर रहे थे। इस चोरी के बाद आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्रूड ऑयल की चोरी कितना बड़ा रैकेट है और कैसे इसके जरिए मुनाफा कमाया जाता है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल की चोरी एक संगठित अपराध है और जो लोग इसे चोरी करते हैं वो इसे अवैध रूप से प्रोसेस कर बेचते हैं या गैर कानूनी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे एक पूरी काली अर्थव्यवस्था काम करती है। इसे दुनिया के उदाहरण से भी आइए समझते हैं। दुनिया के कई देशों में चोरी किया गया कच्चा तेल छोटे अवैध रिफाइनरियों में प्रोसेस किया जाता है। इसे डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल जैसे उत्पादों में बदलकर ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। कई बार सस्ते दाम पर फैक्ट्री मालिकों और अन्य व्यापारियों को भी ये बेचा जाता है।